हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैथ्स विद सुकीर्ति गौर यूट्यूब चैनल। तो हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स। अभी यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करनी थी, लेकिन 7.2 को स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉन्ग्रुएंसीज और कुछ कॉन्सेप्ट्स हमें कवर अप करने हैं, इसीलिए पहले हम उनको पढ़ेंगे, उसके बाद 7.2 को स्टार्ट करेंगे। क्लियर? अच्छा, हमने अभी तक जो कॉन्ग्रुएंसी रूल पढ़े हैं वो कौन कौन से हैं, एक बार मेरे साथ साथ बोल दीजिए। वो हैं SAS, है ना, ASA और थर्ड इज AAS। ये तीन कॉन्ग्रुएंसी रूल हमने अभी तक पढ़े हैं, जिसके बेसिस पे हमने क्या कवर अप करी, एक्सरसाइज 7.1 हमारी डन हो चुकी है। अच्छा, उन बच्चों को जिन्होंने अभी तक इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है चैप्टर 7 की, उनको मैं बोलना चाहूँगी कि इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा जो है हम यूज़ कर रहे हैं हर एक क्वेश्चंस में। अब आने वाले क्वेश्चंस में और ज़्यादा यूज़ होगा। और साथ ही साथ चैप्टर नंबर 6 जो है लाइंस एंड एंगल्स, प्लीज़ जाके उसे भी देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है तो। चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से। हम सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट ले रहे हैं। वो क्या है? क्या आपने इस वाले ट्राइंगल के बारे में सुना है? नाम बोल दो ज़रा। आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, क्या होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल? तो आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल है जिसकी कोई भी दो साइड एक दूसरे के इक्वल होती हैं। ठीक है, जिसमें ओनली 2 साइड्स आर इक्वल, 2 साइड्स इक्वल होंगी एक दूसरे के, तो उस टाइम पे हम ऐसे ट्राइंगल को बोलेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, इसी आइसोसेलेस ट्राइंगल से रिलेटेड हम एक स्टेटमेंट ले रहे हैं। वो स्टेटमेंट ये है कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, क्या बोला? एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, बोला ये जा रहा है कि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, आपको ये दिख रहा है ये ट्राइंगल। ठीक है, ये ट्राइंगल का नाम मैंने लिख दिया PQ और R। ठीक है, अब इसमें दो इक्वल साइड्स हैं। कौन कौन सी? जिसपे मैंने ये 2 स्टिक्स बनाई हैं कि PQ इज इक्वल्स टू PR है। तो हमें ये स्टेटमेंट कह रही है कि जो PQ के ऑपोजिट एंगल होगा, ऑपोजिट एंगल कौन है? ये वाला। और जो PR के ऑपोजिट एंगल होगा, ऑपोजिट एंगल कौन है? ये वाला। ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, स्टेटमेंट से क्लियर हो गया। मतलब इफ PQ इज इक्वल्स टू PR, वो क्यों है? क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल था। देन क्या हो जाएगा? PQ के ऑपोजिट वाला एंगल कौन सा बताया मैंने? ये वाला एंगल R, है ना, इक्वल हो जाएगा PR के ऑपोजिट एंगल। PR के ऑपोजिट एंगल कौन है? एंगल Q के। बस इतना सा मीनिंग है इस स्टेटमेंट का। अच्छा, नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपके पास, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स। क्या बोल रहे हैं? साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स। और इक्वल एंगल्स दो जो हैं वो कहाँ मिलते हैं? वो भी आइसोसेलेस ट्राइंगल में ही मिलेंगे आपको। ठीक है, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। अब इसका मतलब क्या है? सेम मतलब है, बस बात को थोड़ा सा घुमा दिया है। क्या बोला है इस बार? ये बोला कि एक ट्राइंगल था। ठीक है, हर बार क्या बोल रहे थे हम कि जो आइसोसेलेस होता है उसमें ना 2 साइड इक्वल होती हैं। इस बार मैंने बोला कि जो ये इसमें ना आइसोसेलेस हटा देते हैं, क्योंकि आइसोसेलेस ना सिर्फ और सिर्फ उसके बेसिस पे किया जाता है। किसके बेसिस पे? साइड्स के बेसिस पे। जहाँ पे 2 साइड्स इक्वल होंगी वहाँ पे हम बोलेंगे कि ऑपोजिट एंगल भी इक्वल हैं, और वो ट्राइंगल कैसा है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, यहाँ पे बोलते हैं साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। नॉर्मल बोल दो। ठीक है, एक ट्राइंगल में अगर कोई 2 एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है, कोई 2 एंगल इक्वल हैं, दिख रहे हैं आपको, और इसका नाम ले लेते हैं ABC। ठीक है, तो अगर 2 एंगल्स इक्वल हैं तो उनके जो ऑपोजिट साइड होंगी, जैसे एंगल B के ऑपोजिट AC है और एंगल C के ऑपोजिट AB है, तो हम क्या बोलेंगे? इफ एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C, देन उनके ऑपोजिट वाली साइड बोल दो AC। B के ऑपोजिट थी और C के ऑपोजिट है AB, तो ये दोनों साइड भी एक दूसरे के इक्वल होंगी। क्लियर हो गई ये बात? ये 2 इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं जो कि अब आने वाले एक्सरसाइज 7.2 में हम कई बार यूज करेंगे। क्लियर? अच्छा, अब आते हैं कुछ कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, जिनका यूज अभी इतना ज़्यादा 7.2 में तो नहीं आएगा, लेकिन आने वाली एक्सरसाइज 7.3 में भी
उनका यूज़ जो है मतलब 7.3 में ही उनका यूज़ आएगा, भी नहीं सिर्फ ही तो एक्सरसाइज 7.3 में हम जो यूज़ करने वाले हैं वो वाली कॉन्ग्रुएंसीज भी हम एक बार कवर अप कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी वीडियो में हो जाएगा ना, तो हमें बार बार जो है ये बेसिक वाली जो बोलते हैं ना, बेसिक कॉन्ग्रुएंसीज जो हमें कवर अप करनी है वो वाली वीडियो हमें बार बार नहीं करनी पड़ेगी। तो एक कॉन्ग्रुएंसी अब जो आपके पास नेक्स्ट आ रही है फोर्थ वाली, वो है SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। क्या बोला? SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब आप मुझे इसकी ज़रा फुल फॉर्म बता पाओगे? अगर SAS की फुल फॉर्म क्या थी? साइड एंगल साइड, तो SSS की क्या हो जाएगी? साइड, है ना, साइड और साइड। तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख वाली डायलॉग सुना है? वैसे साइड पे साइड, साइड पे साइड और साइड पे साइड चाहिए हमें और कुछ नहीं चाहिए। एंगल से लेना देना नहीं है यहाँ पे। मैंने बनाया आपके सामने दो ट्राइंगल, ऐसे और ऐसे। यार ये ट्राइंगल ऐसे बनते हैं ट्राइंगल मैंने बनाए ऐसे, ठीक है, आपको इनको ट्राइंगल ही मानना है चाहे वो कैसे भी दिख रहे हो। तो यहाँ पे अगर हमने ये दो ट्राइंगल बनाए हैं और मैंने बोला कि हमें ये एक साइड इस साइड की इक्वल मिल गई इस वाले ट्राइंगल से, ठीक है, मुझे दूसरी साइड भी इस वाले ट्राइंगल के ये इक्वल मिल गई और मुझे ये तीसरी साइड भी इक्वल मिल गई, ठीक है, पेयर हमें तीनों की तीनों इक्वल मिल गए। तो हम कौन सा रूल लगा सकते हैं? साइड 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 का, या SSS रूल बोलते हैं, ठीक है। अगर ये ट्राइंगल ABC था और ये ट्राइंगल DEF था, अगर ये ट्राइंगल DEF था, तो अगर AB इक्वल है DE के और AC इक्वल है DF के, ठीक है, AC इक्वल है DF के और BC इक्वल है EF के, तो आप देख पा रहे हैं कि तीन साइड इक्वल मिलने पर, है ना, SSS बाय SSS रूल आप क्या बोल सकते हैं? ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DEF के। बहुत ही सिंपल रूल है। अभी तक आपने SAS कर लिया, इतने सारे रूल कर लिए, तो अब इसको समझना तो बहुत ही ज़्यादा आसान होगा आपके लिए, ठीक है। अच्छा, एक और जो लास्ट रूल आपके पास आ रहा है वो है RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है, RHS रूल। अब ये RHS रूल क्या होता है? देखो, ये RHS रूल बना है सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल्ड वाले ट्राइंगल्स के लिए, ठीक है। तो राइट एंगल्ड वाले जो ट्राइंगल्स होते हैं सिर्फ उनके लिए ये वाला रूल बन के आया है। तो सबसे पहले हम दो ट्राइंगल्स इक्वल बना लेते हैं, सॉरी इक्वल कह रही हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल जो है ना, दो बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसका नाम मैंने ले लिया PQR और R के बाद क्या आता है? STU, ठीक है ना। मैथ्स पढ़ाते पढ़ाते मुझे लग रहा है मैं ABCD भूल जाऊंगी। PQR और STU, ये मेरे दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। अगर मैंने बोला ये दोनों राइट एंगल्ड हैं, यहाँ पे एंगल Q पे ये है और एंगल T पे ये है, ठीक है, तभी इनमें ये वाला रूल लगेगा, RHS रूल लगेगा। अदरवाइज अगर इनके पास 90 डिग्री का एंगल नहीं है, अगर 90 डिग्री वाला एंगल नहीं है, तो ये वाला रूल भी नहीं लगता। आपके पास क्या होना ज़रूरी है? आपके पास 90 डिग्री का एक एंगल होना ज़रूरी है। तो अगर मैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना चाहती हूँ तो मेरे को क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी? सबसे पहले हमें चाहिए होगा वन एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। ध्यान से सुनते जाना क्या क्या चीज़ें चाहिए। वन एंगल चाहिए 90 डिग्री के इक्वल, ठीक है। अच्छा, 90 डिग्री के ऑपोजिट कौन सी वाली साइड होती है? क्या नाम है उस साइड का? हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है। तो एक हाइपोटेन्यूज, वन हाइपोटेन्यूज भी इक्वल होना चाहिए, पेयर, ठीक है। ये सब पेयर की बात कर रहे हैं हम कि भाई यहाँ हाइपोटेन्यूज दूसरे वाले ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज के इक्वल मिल जाए, ठीक है, और एक आपके पास साइड मिल जाए, वन साइड का जो पेयर है वो इक्वल मिल जाए। अब कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बोलूँ एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल T, तो एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल T, ये क्या मिल गया हमें? 90 डिग्री, ठीक है, एक पेयर कंप्लीट। दूसरी चीज़ हमें क्या मिलनी चाहिए थी? हाइपोटेन्यूज। तो मतलब PR जो है वो किसके इक्वल आनी चाहिए? SU के। तो PR इज इक्वल्स टू SU लिख देते हैं, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूज है जो दोनों की दोनों इक्वल हैं। और एक थर्ड कोई भी साइड, वो चाहे PQ इज इक्वल्स टू ST हो जाए या फिर QR इज इक्वल्स टू T हो जाए, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अगर मैं इफ में ले रही हूँ, या तो PQ इज इक्वल्स टू ST हो जाए, है ना, या तो PQ इज इक्वल्स टू ST हो जाए या फिर QR इज इक्वल्स टू T हो जाए, दोनों में काम बन जाएगा। बट हमें उसमें से एक ही चाहिए। तो हमें क्या क्या मिल गया? एक तो हमें मिल गया राइट एंगल जिसका मतलब है R, एक हमें मिल गई हाइपोटेन्यूज का पेयर जिसका मतलब है H, ठीक है, और एक हमें मिल गई साइड। तो ये कौन सा रूल हो गया? RHS रूल। तो बाय RHS रूल आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? ट्राइंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल STU। बस इतना सा बेसिक है और यही
मतलब यहाँ पे सारे के सारे कॉन्ग्रुएंसी रूल आपके सिलेबस के खत्म हो जाते हैं। इसके बाद आपके पास कोई भी कॉन्ग्रुएंसी रूल नहीं बचता है कि जिसके बेसिस पे आपके पास कोई और क्वेश्चन जो है आ सकता है। अब आपको बिल्कुल खुले छूट है, ठीक है, कि आप सांड की तरह मैदान में जा सकते हैं और धमाल मचा सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ ट्राइंगल से रिलेटेड होना चाहिए और कोई धमाल मत मचा देना। चलो हम करते हैं इस पे बेस्ड, जो अभी ये पिछले आपने इन्फॉर्मेशन ली है ना, ये 2 स्टेटमेंट वाली, इन पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। ये आप ही के बुक का एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6 है ना। और इसका क्या है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अच्छा मैं इसकी ना फिगर बनाना भूल गई हूँ, तो एक बार फिगर भी बना देते हैं। सॉरी, मेरे को ना ये लिखना पड़ा था। तो ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, और इसमें क्या है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं। तो ऐसा है एक ट्राइंगल, इस तरीके से है ना। ट्राइंगल का नाम है AB और C, और यहाँ से इस तरीके से इस पे ऐसे ऐसे एक लाइन आ रही है, ये ठीक है। ये पॉइंट है D, ये पॉइंट है E। क्लियर है, बस इतना सा ट्राइंगल है। तो अब बात करते हैं इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। तो आइसोसेलेस से सब लोग मतलब समझ गए होंगे कि कोई भी 2 साइड इक्वल होंगी। तो वो 2 साइड कौन कौन सी इक्वल है, ये वाली और ये वाली। लिखा हुआ है विद AB इज इक्वल्स टू AC, मिल गई 2 साइड इक्वल। D एंड E आर पॉइंट्स ऑन BC, तो D और E आपको पॉइंट्स दिख गए हैं जो कि BC के ऊपर आ रहे हैं, सच दैट BE इज इक्वल्स टू CD। तो वो बोल रहा है कि ये वाली, ये जो BE है वो किसके इक्वल है, CD के इक्वल है। समझ पा रहे हो कि कहाँ से कहाँ तक जो है इक्वल दे रखा है, कंफ्यूज नहीं होगा कोई भी, ठीक है। अच्छा यहाँ से बोला शो दैट AD इज इक्वल्स टू AE, मतलब हमें दिखाना है कि ये वाली साइड इक्वल है ये वाली साइड के। अब ध्यान से सुनना, हम क्योंकि कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी, और इतना आपको सेंस अभी तक आ जाना चाहिए कि जब भी कोई क्वेश्चन आपसे 2 पार्ट्स को इक्वल करने की बात करता है, तो इसका मतलब वो 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवाना चाह रहा है ना। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस हमने साथ में कर लिए हैं। अब आपको ये बात समझ आ रही होगी कि भाई जब भी कोई 2 पार्ट्स को इक्वल करने की बात करे कोई क्वेश्चन, इसका मतलब है वो 2 ट्राइंगल्स को क्या करवाना चाहता है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करवाना चाहता है। क्योंकि बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से आप उन 2 पार्ट को इक्वल बोल पाओगे। क्लियर हो गई। तो सबसे पहले वो 2 ट्राइंगल्स को ढूंढते हैं जिसमें ये AD और AE आ रहा है। तो आप मुझे बता दो AD कौन से वाले ट्राइंगल में आ रहा है, AD आ रहा है ABD वाले ट्राइंगल में, दिख गया। और AE आ रहा है AEC वाले ट्राइंगल में। क्या कोई दिक्कत है इस बात को समझने में? आई थिंक नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, कलर दूसरा ले लेती हूँ, अदरवाइज तुम कहोगे यार वैसी ब्लैक एंड वाइट जिंदगी है, कोई तो कलर है नहीं मैम, थोड़ा कलरफुल आप बना रहे थे वो भी आपने छीन लिया। कलर लिया है हमने कौन सा, ये पर्पल मैजेंटा, भगवान जाने। ट्राइंगल ABD कलर पे ना ध्यान देते हुए ट्राइंगल्स पे ध्यान दें। ट्राइंगल AEC, ठीक है। तो ये 2 ट्राइंगल हमने ले लिया। अब हमें 3 एलिमेंट्स ऐसे ढूंढने हैं जो इन मतलब कोई भी कॉन्ग्रुएंसी को हमारे लिए लेके आएंगे। अब यहाँ पे क्या लेंगे हम, सबसे पहले AB इज इक्वल्स टू AC, जो सबसे ईजी चीज़ है उसको ले लेते हैं। AB ABD ट्राइंगल से है और AC AEC ट्राइंगल से, एक साइड हमें इक्वल मिल गई, ठीक है। अच्छा दूसरा, आप मुझे ये बात बताओ कि ये वाली स्टेटमेंट हमने अभी अभी पढ़ी है कि 2 साइड अगर इक्वल आती हैं तो उनके ऑपोजिट जो एंगल हैं वो भी क्या आ जाते हैं, इक्वल। तो इसका मतलब ये 2 एंगल्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल, मतलब एंगल B इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल C। क्या कोई इसमें प्रॉब्लम है समझने में? नहीं, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं ऐसे, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। अब जो है ना, ये जो हसीन तुम्हारी ज़िंदगी चल रही थी, इसमें एक वो आने वाला है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब मैं जो हूँ वो लेके आऊँगी ना ट्विस्ट, कहानी में ट्विस्ट। वो क्या होगा, साइड में रीज़न लिखना, वो लंबा चौड़ा वाला स्टेटमेंट। हाँ, तो AB इज इक्वल्स टू AC में तो सिंपल लिख दो गिवन, ठीक है। और एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C में आप पूरी स्टेटमेंट दोगे बगल में, वो क्या होगी, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ये आपने यहाँ पे रीज़न दे दिया। अब इसके बाद थर्ड चीज़ जो है वो क्या इक्वल है, मैम एक साइड मिल गई, एक एंगल मिल गया, और एक साइड मिल जाती तो और मज़ा आ जाता। तो वो साइड कहाँ से मिलेगी, क्या आपको पता है? पता तो है, BE इज इक्वल्स टू CD गिवन था कि नहीं? गिवन तो था, लेकिन इसका कोई यूज़ है क्या? अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो ये BE वाली साइड जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्या ये ट्राइंगल ABE में आ रही है?
नहीं। तो ए बी डी में आ रही है, जो ट्राइंगल हमने यहाँ पे सपोज किया हुआ है ऊपर पे, क्या ये इसमें आ पा रही है? नहीं, ये तो पूरी की पूरी बाहर है। हमारे पास तो हमको जो चाहिए थी वो थी बी डी वाली साइड, क्योंकि बी डी वो साइड है जो ए बी डी वाले ट्राइंगल में आ रही है। यस और नो? ठीक है, तो इसका क्या कोई यूज़ हो सकता है? यूज़ तो होगा, बट कैसे, ध्यान से देखना। अब दूसरी तरफ जो उसने बोला है बीई जो है किसके इक्वल है? सी डी के इक्वल है। तो आप सी डी को भी देख लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये साइड की बात कर रहे हैं सी डी की, तो क्या सी डी दूसरे वाले ट्राइंगल ए ई सी में आ पा रही है? नहीं, सी डी तो जो है ए ई सी वाले ट्राइंगल से, इस वाले ट्राइंगल से बाहर चली जा रही है। तो दोनों तरफ जो है ये वाले जो स्टेटमेंट हमारे पास है, मतलब जो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि बीई इज इक्वल्स टू सी डी, इससे हमारा फायदा क्या हो रहा है? फायदा होगा कैसे? अच्छा, ये वाला पार्ट हम अलग से कर रहे हैं, ठीक है, अलग से कर रहे हैं, इसको यहाँ कंफ्यूज मत कर लेना। इसको मैं साइड में ही लिख देती हूँ, इन केस अगर तुम कंफ्यूज हो जाओ। ऐसे लिख लेते हैं अलग से, अलग पेन लेके यहाँ साइड में करते हैं, ठीक है, कि बीई हमें गिवन था इक्वल टू सी डी। अब आप मुझे बात बताओ, बीई के पास डीई आ रहा है ना? बीई के अंदर कौन आ रहा है? डीई आ रहा है। और अगर आप दूसरी तरफ से देखो, सी डी की बात करो यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो सी डी वाले केस में भी ये डीई आ रहा है, ठीक है, तो सी डी भी जो है वो डीई लेके बैठा है। तो अगर मैं दोनों तरफ से बीई और सी डी से डीई वाले पार्ट को माइनस कर दूं, इस वाले पार्ट को माइनस कर दूं, है ना? अगर आप यहाँ से देखो बी से लेकर ई तक में मैं ये डीई को हटा दूं तो कौन बच जाएगा? बी डी, है ना? सिर्फ इतना पार्ट बचेगा। और अगर मैं इधर सी डी की बात करूं, देखो अब ध्यान से देखना, सी डी की बात करते हैं, मतलब यहाँ इस जगह से लेकर इस जगह तक की, ठीक है, उसमें से भी अगर मैं ये डीई वाले को हटा दूं, हटा देगा मतलब क्या होता है? माइनस कर देना। तो अगर माइनस करेंगे तो कौन बच के निकलेगा? ये सीई। तो ध्यान दे पा रहे हैं कि ये बच रहा है और इधर साइड से ये बच रहा है, बस ये हमें मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। अब इसकी वर्किंग देखना मैं कैसे कर रही हूँ। ये बातों में ना एग्जैक्ट चीज़ नहीं हमें पता चलती, वो आपको पता चलेगा जब मैं वर्क करूँगी। ये देखो यहाँ पे बीई से मैंने बोला हम एक ही चीज़ दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो है डीई, और सी डी से भी हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? डीई, ठीक है। दोनों साइड से मैंने एक चीज़ वापस ले ली है, वो कौन सी है? डीई और डीई। तो अब जब बीई में से डीई को हटा दिया तो बी से लेकर ई तक, यहाँ तक पूरा पार्ट हो रहा है, ठीक है, उसमें से डीई को हमने हटा दिया तो कौन बच के निकलेगा? बी डी। तो यहाँ पे लिख देते हैं बी डी आ गया। और दूसरी तरफ जो सी डी की बात करी मैंने, सी डी की बात करी मैंने, तो ऐसा कर लेते हैं, इसको ऐसा कर लेते हैं। जब मैं सी डी की बात कर रही हूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सी डी है। अब सी डी में से भी आप डी ई को एस को हटा दो तो कौन बच के निकल रहा है? सी ई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ सी ई, ठीक है। अब आपके पास जो रिजल्ट आ गया है वो क्या है? आप ध्यान से देखो, हमारे पास जो आ गया है वो ये आया है कि बी डी जो है वो सी ई के इक्वल है, ठीक है। यही तो रिजल्ट आया हमारे पास कि बी डी जो है वो सी ई के इक्वल है। तो आप क्या ध्यान से देख सकते हो कि बी डी जो है वो किस ट्राइंगल का पार्ट था? ए बी डी ट्राइंगल का। तो क्या मैं ए बी डी के ट्राइंगल में एक बी डी जो साइड हमें मिल गई है वो किसके इक्वल आ रही है? सी ई के इक्वल आ रही है। और सी ई कौन से ट्राइंगल से है? ट्राइंगल ए ई सी से, ठीक है, सी ई। तो बी डी इज इक्वल्स टू सी ई भी मिल गया। अब देखो ध्यान से, एक साइड ये थी, बीच में एक एंगल था और तीसरी साइड ये, तो कौन सा जो कॉन्ग्रुएंसी रूल कौन सा लग रहा है? एस ए और एस। समझ आ गया? तो इसमें कोई मतलब इतनी बड़ी बात नहीं है। एस ए एस वाले रूल को तो आप समझ ही पा रहे होंगे, बहुत बार पढ़ लिया आपने। बस थोड़ा सा ये वाला पार्ट जो था ना वो थोड़ा सा अलग था, तो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल है ये। और कभी कभी एग्जाम्पल जो हैं आपके एग्जाम्स में आ जाते हैं, इसीलिए मैं एग्जाम्पल्स को भी कभी कभी करा देती हूँ। क्लियर है? तो यहाँ पे लिख लेते हैं, बाय एस ए एस रूल ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ई सी। अब इतनी मेहनत के बाद तुम लोग बोलोगे बस मैम अब तो हम थक गए हैं, अब हम और नहीं कर सकते। बट ध्यान रहे कि हमें जो प्रूफ करना था वो ये प्रूफ करना था कि ए डी ए ई के इक्वल है। ये नहीं कि यहाँ पे जितना इतना लंबा चौड़ा सोल्यूशन करके आप बोल रहे हो भाई अब आगे हमारे बस की नहीं है। तो ए डी इज इक्वल्स टू ए ई करना नहीं भूलना है हमें। ए डी किसका पार्ट है? मैंने पहले ही बता दिया था, ट्राइंगल ए बी डी का। और ए ई किसका पार्ट है? ट्राइंगल ए ई सी का। क्लियर है? अब इन दोनों को हम इक्वल बोल सकते हैं। कैसे बोलेंगे? बस एक वो शब्द मैजिकल, बाय सी पी सी टी ए डी किसके इक्वल हो गया है? ए ई का। तो ज़्यादा दूर नहीं जाना है आपको, एक ही स्टेप चलना है
और आपका आंसर आपके सामने। तो सारा खेल जो है ना वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का है। मैं बार बार बोल रही हूँ, कोई भी पार्ट को अगर आपको इक्वल प्रूफ करना होता है, इसका मतलब वहाँ पे वो क्वेश्चन चाहता है कि आप कोई भी दो ट्राइंगल्स को लें, उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें, और कॉन्ग्रुएंट के बाद आप चाहे वो कोई भी पार्ट क्यों ना हो, ये हो, एंगल हो, साइड हो, किसी को भी इक्वल बोल सकते हैं। बस वो मैजिकल चीज़ है आपके पास, वो है CPCT का यूज़। क्लियर हो गया? तो यहाँ से हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 भी ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, जो बच्चे इस वीडियो में स्पेशली उसी के लिए आए थे, ज़रा उनका बेवकूफ़ नहीं बनाते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके जाएंगे। ठीक है, चलो इसको पढ़ते हैं। यह है एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्लास 9th मैथ्स NCERT बुक से। क्वेश्चन नंबर 1, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC with AB equals to AC, the bisectors of angle B and angle C intersect each other at नॉट 0, ये O है। ठीक है, जॉइन A2, अगेन क्या है ये O, शो दैट OB इज इक्वल्स टू OC, AO बाइसेक्ट्स एंगल A। चलो ये पार्ट्स पे तो आएंगे बाद में, पहले इसकी ना फिगर बना लेते हैं। तो ये इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल बोला उसने, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? अब जो इतनी राम कहानी सुनाई है मैंने तब से, उसके बाद भी अगर आपको कहानी का पता नहीं है तो फिर क्या कहेंगे? आइसोसेलेस ट्राइंगल, दो साइड्स क्या होती हैं ट्राइंगल की? इक्वल। क्लियर है? तो यहाँ पे साफ साफ बोला हुआ है विद AB इक्वल्स टू AC, तो नाम देना पड़ेगा ABC। ठीक है, तो AB और AC जो है इक्वल हैं। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C। अब इसका मतलब क्या होता है? कोई भी आपके पास ऐसे एंगल है, फॉर सपोज ये था 60 डिग्री का, ठीक है, तो बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल का मतलब होता है कि एंगल बाइसेक्टर, मतलब एक लाइन आई उसके बीच से और उस एंगल को बाइसेक्ट करके चलेगी। बाइसेक्ट का मतलब हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो जो वो दो पार्ट्स आएंगे वो दोनों के दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसका मतलब ये 60 था तो ये वाला 30 और ये वाला भी 30। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब समझ में आ गया कि दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है एंगल बाइसेक्टर, साथ में वो दोनों पार्ट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो हमें बनाने हैं बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C। दूसरा पेन ले लिया है मैंने। इस तरीके से हम एंगल B का एक बाइसेक्टर बना देते हैं, दिख रहा है? तो दो एंगल्स मिल गए हमें, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, अभी नहीं करते इनका हौच पौच, अभी सिर्फ बाइसेक्टर बना रहे हैं। ठीक है, एंगल C का भी बाइसेक्टर बना दो, ये रहा एंगल C का बाइसेक्टर। ठीक है, अच्छा ये जाके कहाँ पे मिल रहे हैं? बोला ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे, तो ये O पे यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ से क्या करना है हमें? जॉइन A to O, तो A दिख रहा है, A से O को क्या कर दो? ज्वाइन कर दो। ये कर दिया जी हमने ज्वाइन। तो जो जो क्वेश्चन ने बोला वो हमने प्यार से जो है उसकी बात मानी और हम करते चले गए। हमारे पास क्या आ गई? ये वाली फिगर आ गई। अब क्या करना है? शो OB इक्वल्स टू OC। हमें शो करना है कि ये वाली साइड है ना, ये वाली साइड और ये वाली साइड एक दूसरे के इक्वल है। कैसे करेंगे इसको? बहुत ध्यान से देखेंगे। जो भी आपने अभी तक मेरे साथ इस वीडियो में पढ़ा बस उसी का यूज़ करने वाले हैं। मैंने क्या बोला कि एज वी नो, ऐसे लिखते हैं कि एज वी नो AB इक्वल्स टू AC, है कि नहीं है भाई? AB इक्वल्स टू AC हमें पहले से मालूम है। तो आप मुझे वो वाली स्टेटमेंट बता दो जो अभी हमने बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ी। वो क्या है कि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? एज वी नो AB इज इक्वल्स टू AC एंड एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सो क्या हो जाएगा कि भाई एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, मतलब AB के ऑपोजिट जो एंगल है एंगल C, AC के ऑपोजिट जो एंगल है एंगल B, ये दोनों भी क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्लियर है? तो सो लिख दो आप यहाँ पे कि सो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं ऐसे लिखूँ 10 इक्वल्स टू 10, ठीक है, और दोनों तरफ मैं हाफ कर दूं, हाफ का मतलब क्या होता है? डिवाइड बाई 2, है ना? तो 10 को भी मैं डिवाइड बाई 2 कर दूं और दूसरी तरफ वाले 10 को भी मैं डिवाइड बाई 2 कर दूं। जो भी वैल्यूज़ आएंगी वो भी क्या होंगी? एक दूसरे के इक्वल होंगी, है ना? तो अगर कोई दो वैल्यू एक दूसरे के इक्वल हैं, दोनों तरफ उनका हाफ कर दिया जाए या डिवाइड बाई 2 या कोई भी चीज़ को मतलब एक जैसा कर दिया जाए, एक जैसा चेंज करें हम दोनों तरफ, तो
तब भी वैल्यूज़ इक्वल ही रहती हैं। तो अगर एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी है तो उसका हाफ अगर मैं कर दूं, हाफ ऑफ एंगल बी कर दूं और हाफ ऑफ एंगल सी दोनों तरफ कर दूं, ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास। अच्छा मेरे को बताओ ज़रा, हाफ ऑफ एंगल बी था क्या, दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था, ठीक है, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट, ठीक है, और मैंने बोला था ये दोनों के दोनों पार्ट्स क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो अगर मैं एंगल बी का हाफ करूं तो क्या मैं ये वाले पार्ट को ले सकती हूँ, इधर वाले पार्ट को, बिल्कुल ले सकती हूँ, ठीक है। तो इस पार्ट का नाम क्या है, एंगल ओ बी सी। तो यहाँ पे लिखो एंगल ओ बी सी, ठीक है। वैसे ही एंगल सी को भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। तो अगर मैं एंगल सी का हाफ लेना चाहूँ तो क्या मैं ये वाला एंगल ले सकती हूँ, बिल्कुल ले सकती हूँ। इसका नाम क्या है, एंगल ओ सी बी, एंगल ओ सी बी। ये तो टंग ट्विस्टर्स हैं, ओ बी सी, ओ सी बी, ठीक है। तो आपको मैथ्स के साथ साथ इन चीज़ों में भी बिल्कुल बढ़िया टैलेंट दिखाना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, ये वाला जो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ओ बी सी, ठीक है, ओ बी सी वाले ट्राइंगल में अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है, तो अब दूसरी स्टेटमेंट, दूसरी कौन सी थी, ये वाली, ये साइड वाली, कि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। मतलब जो इक्वल एंगल्स होंगे उनके जो अपोजिट साइड होंगी वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यहाँ पे अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं तो इनके अपोजिट साइड जो होंगी वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इन ट्राइंगल ओ बी सी, एंगल ओ बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ओ सी बी। सो साइड्स अपोजिट टू, कौन सी स्टेटमेंट, सेकंड वाली, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल से हमें क्या मिल जाएगा, ओ बी इक्वल्स टू ओ सी। क्योंकि एंगल ओ बी सी के अपोजिट कौन सी थी, ओ सी, और एंगल ओ सी बी के अपोजिट कौन सी है, ओ बी। तो ये ओ बी इक्वल्स टू ओ सी हमारा प्रूव हो गया। आई होप समझ में आ गया है। देखो यार, हमने सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ी हुई थी, ठीक है, और उन स्टेटमेंट को लिखना है और समझ में तो आ ही गया होगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा इजी स्टेटमेंट है ये, कोई इतना बड़ा मतलब पहाड़ तोड़ने वाला सीन नहीं है कि भाई जो आपको बिल्कुल ही ऐसा, मैम आपने ऐसा लॉजिक बता दिया जो बिल्कुल हमारे सर के ऊपर से जा रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना, बहुत ईजी है, ठीक है। अच्छा स्टेटमेंट ही भूल जाओगे तो फिर कहोगे मैम कुछ नहीं आ रहा, तो फिर उसमें मैम भी कुछ नहीं कर सकती। स्टेटमेंट तो आपको याद रखनी पड़ेगी कि भाई एंगल जो अब इक्वल साइड मिलेंगी तो एंगल अपोजिट इक्वल मिल जाएंगे, इक्वल एंगल मिलेंगे तो उनके अपोजिट साइड इक्वल मिल जाएगी। बस उल्टा सीधा सीधा उल्टा, यही तो जीवन है। नेक्स्ट पॉइंट कर रहे हैं, ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। तो ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए इसने बोला यहाँ पे, ठीक है, मतलब हमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल दिखाने पड़ेंगे कि भाई ए ओ जो है वो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। तो अब हमारा कौन सा केस आएगा पता है, अब हमें करना पड़ेगा कॉन्ग्रुएंसी करनी पड़ेगी। कौन से ट्राइंगल्स में करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वाला जो एंगल है बी ए ओ ये आ रहा है इधर वाले ट्राइंगल में, और दूसरा जो एंगल है सी ए ओ वो आ रहा है इधर वाले ट्राइंगल में, ठीक है। अगर हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं, तो हमारी बल्ले बल्ले शावा शावा हमारा प्रूव हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ लिखते हैं ट्राइंगल ए ओ बी और दूसरा ट्राइंगल ए ओ सी, क्या क्या इक्वल है हमारे पास, फटाफट कलेक्ट करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास इक्वल हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें सीधा सीधा दिखाई दे रही है वो है ए बी फ्रॉम ट्राइंगल ए ओ बी इक्वल है ए सी फ्रॉम ट्राइंगल ए ओ सी, ठीक है। अच्छा अभी अभी हमने बात करी थी कि एंगल बी और एंगल सी एक दूसरे के इक्वल हैं, तो उनका हाफ करेंगे तो वो भी इक्वल ही होगा। अब इस बार हाफ कौन से वाले साइड का लेना है, उधर वाली साइड का, ठीक है, इधर वाला जो साइड है और इधर वाला जो साइड है, ठीक है। दिमाग लगाना है भाई किस टाइम पे क्या चीज़ हमें उठानी है। देखो सब चीज़, सब लोगों के पास सब कुछ होता है, पर चालाकी थोड़ी सी करनी पड़ती है कि कहाँ पे हमारा जो है फ़ायदा हो सकता है। अदरवाइज़ जो है सब सामान होते हुए भी हम उसको यूज़ नहीं कर पाते, ठीक है। घर में डिक्शनरी है, कभी पढ़ी है, नहीं, कौन सी डिक्शनरी यूज़ करते हो, जो फ़ोन की होती है ना, गूगल साहब को यूज़ करते होगे। तो बस वही वाली बात है, पर यूज़ भी कब करते होगे, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत आ जाती है ना, जब बिल्कुल ही मतलब ऐसा हो जाता है अब तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा है ये शब्द, तब यूज़ करते हो, वरना कोई उसको देखता भी नहीं है। तो बस वही वाली बात है, अगर यूज़ नहीं करोगे तो फिर क्या, फिर तो तरक्की हो ही नहीं सकती ना। अब यहाँ पे हमारे पास दो एंगल्स पड़े हुए हैं, देखो ये और ये वाला, बट हमें कौन सा उठाना है, इधर वाला, क्योंकि हमारा ये वाला जो एंगल है, इधर वाला जो एंगल है ना, ये वाला जो एंगल है वही आ रहा है ए ओ बी में। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल ओ बी ए इक्वल हो जाएगा, एंगल सी का हाफ कौन था, एंगल सी का हाफ है ओ सी ए, हमने
इधर वाला पार्ट लिया इस बार, इधर वाला, ठीक है, जो कि AOC ट्राइंगल में आ रहा है, तो OCA, क्लियर। अच्छा, यहाँ पे साइड में रीज़न भी देने होते हैं, गिवन, और यहाँ पे रीज़न देना होता है, क्या दोगे आप, एंगल B इक्वल है एंगल C के, है ना, हाफ ऑफ देम विल बी इक्वल, ऐसे लिख दो, हाफ ऑफ देम भी क्या हो जाएगा, उनका इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, थर्ड चीज़ वो क्या है, थर्ड क्या चीज़ मिल गई है हमें जो हम इक्वल बोल सकते हैं, कोई बता सकता है मेरे को कि थर्ड चीज़ क्या है? बस आपके सामने पे ही है, बस आपको ऐसी वो ऐसे आंखें घुमानी है और दिख जाएगा। तो OB इक्वल्स टू OC अभी प्रूव किया था हमने, तो OB कौन से वाले ट्राइंगल से है, AOB से, जो कि इक्वल है कौन से वाले ट्राइंगल के, OC के इक्वल, AOC वाले ट्राइंगल से, ठीक है। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हमारी लग रही है, अब यहाँ पे रीज़न था, यहाँ पे लिख दो प्रूव्ड, ठीक है। अब कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है, एक मिल गई साइड, ठीक है, ये साइड थी, फिर आया हमारा एंगल, फिर हमारी फिर से आ गई ये वाली साइड। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है यहाँ पे, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है, ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC, और यहाँ से हमें बाय CPCT क्या बोलना है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कि भाई जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो उनका हर एक करस्पॉन्डिंग पार्ट एक दूसरे के इक्वल आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें ये मिल जाएगा कि भाई ये वाला जो एंगल था वो दूसरे वाले ट्राइंगल के इस वाले एंगल के इक्वल है। तो कौन सा एंगल है वो, एंगल OAB इक्वल हो जाएगा एंगल OAC के, हेंस प्रूव्ड दैट क्या प्रूव हो गया कि AO बाइसेक्ट्स एंगल A, ठीक है। बाइसेक्ट्स का मतलब ही यही होता है कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाना। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है, आई होप नई वाली कॉन्ग्रुएंसीज क्लियर हैं, स्टेटमेंट्स क्लियर हैं, और साथ ही साथ वो जो एग्जाम्पल कराया था वो भी क्लियर हो चुका है। तो मेरी कोशिश रहेगी फटाफट हम इस एक्सरसाइज 7.2 को भी ख़त्म करें, तो आपका ट्राइंगल्स वाला चैप्टर हम 7.3 पे पहुंचेंगे। अभी हाँ, ये एक्सरसाइज और 3 वाली रहती है, ये मत सोचना कि बिल्कुल चलता ही जा रहा है बिल्कुल मक्खन की तरह, ठीक है। तो हम साथ में सब कुछ कवर करने वाले हैं। वो बच्चे जो 9th में हैं अभी और पूरे सिलेबस की तरफ को देख रहे हैं, तो हम पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर करेंगे इस साल का। मेरे चैनल पे आपको सारी की सारी वीडियोस मिलने वाली है, हर एक चैप्टर का हर एक छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट में जो है लेके आने की कोशिश करूँगी। आपको बस एक काम करना है, वो है इन सब चीज़ों को रिवाइज करना है, घर पर बैठ के सबको प्रैक्टिस करना है, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो इफ़ यू हैव अंडरस्टूड ऑल द सोल्यूशन एंड द कॉन्सेप्ट्स, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड द चैनल yet, please subscribe to the channel. Also hit the bell icon so that you never miss any update. If you have any query regarding these questions or any another question to ask, please comment me in the comment box. Till then, take care. Bye bye.